नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज तय हो गया कि अप्रैल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली वासियों पर बिजली गिरने से कोई नहीं रोक सकता। आज खबर आई कि दिल्ली के बिजली के बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगी। आज ओडिशा के पर्यटन मंत्री पर हमले के बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आज चीन ने दलाई लामा ओबामा की मुलाकात पर अमेरिकी राजनयिक को तलब कर लिया। इन सब के बीच आज देश प्रदेश में बीजेपी नई नीति के साथ मैदान में नजर आई। मोदी ने पूर्वोत्तर में कांग्रेस को घेरा तो दिल्ली में जेटली सुषमा ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा। लगे हाथ राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करने में जुटी पार्टी ने आज प्रत्याशियों के चयन के लिए फीडबैक लिया। क्या ये सब चुनावी व्यू का हिस्सा तो नहीं? आज की खबर में इसी को समझने की कोशिश होगी। दरअसल नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस को घेरा तो दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के दोनों सदनों के नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जयपुर में बीजेपी के लिए प्रत्याशियों की खोज के सिलसिले में पार्टी के दफ्तर पर फीडबैक का कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब निकालने से बेहतर है कि पहले हम तीनों कदमों को समझने की कोशिश करें। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों को लेकर रणभेरी में भले ही औपचारिकताएं मानी जा रही हों, लेकिन सियासी पार्टियां दमखम के साथ तैयारियों में जुट रही हैं। नीतीश बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बंद का ऐलान कर चुके हैं, तो मायावती और मुलायम का अपना राग जारी है। ममता और जयललिता जोड़ तोड़ के गणित में पीछे नहीं हैं। इन सब के पीछे असली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। जहां एक ओर कांग्रेस टीवी पर विज्ञापनों के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो बीजेपी की रणनीति सबसे जुदा है। मोदी के मंत्र पर चल रही भारतीय जनता पार्टी अब हर राज्य में हर शख्स तक पहुंच बनाने की कोशिशों में जुटी नजर आती है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने भरतपुर से 11 दिन तक सरकार चलाई, तो आज पार्टी के दफ्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर फीडबैक का कार्यक्रम चलाया गया। मतलब चोट कांग्रेस के रेफरेंडम वाली नीति पर और टारगेट आम आदमी। उधर दिल्ली में यूपीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में भले ही बजट के दौरान चिदंबरम ने कोई कमी न छोड़ी हो, लेकिन मौका देख आज सुषमा जेटली ने एक मंच से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपीए की हर उपलब्धि को हवाई किले की तरह ढहा दिया। यहाँ भी मैसेज यही था कि जो कुछ देखा और दिखाया गया वो सच नहीं था। इतना ही नहीं, मोदी ने तो बीजेपी की जद से अछूते माने जाने वाले दक्षिण के बाद अब पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सेंध लगानी शुरू कर दी है। नॉर्थ ईस्ट के दूसरे दौरे पर मोदी ने 3 सभाएं की और जमीनी मुद्दों की नब्ज को भांपते हुए हर तीर सत्ता के केंद्र पर दागा। मतलब कांग्रेस, यूपीए और राहुल सोनिया उनके निशाने पर थे। मोदी और बीजेपी का पूरे दिन का फंडा बस यही नजर आया कि कांग्रेस की कमजोर नब्ज पर या तो हमला बोल दिया जाए या फिर पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने की तर्ज पर अब मुद्दों को हथिया लिया जाए, क्योंकि जमाना मार्केटिंग का है। बीजेपी अब द्वापर युग वाला चक्रव्यूह नहीं बना रही है, बल्कि तैयारी है 2014 के महाभारत को जीतने के लिए चुनाव व्यूह को रचने की, जिसका मुजाहिरा दिखाया गया भी और समझाया गया भी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। तो लबोलबाब अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सूरत और सूरत हाल कैसे हैं चुनाव से पहले, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोशिश है कांग्रेस को घेरने की। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के तर्कश से कितने तीर निकले और उनके निशाने पर कौन था। बड़ी उम्मीद के साथ यूपीए 2 आई थी। उस वक्त अपेक्षा थी कि बहुत तेज गति से निर्णय होंगे और इस बार वो ऐसा शासन दे पाएंगे जो यूपीए 1 में नहीं दे पाए थे। भ्रष्टाचार के इतने बड़े कांड हुए जिसकी वजह से शासन की और सरकार के नेतृत्व की विश्वसनीयता एकदम टूट गई और उसकी वजह से
एक आर्थिक संकट देश के अंदर खड़ा हुआ, ग्रोथ प्रोसेस धीमा पड़ गया, अर्थव्यवस्था श्रिंक कर गई। जेटली से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के निशाने पर भी यूपीए की सरकार रही। हालांकि ये बात अलग है कि कल ही सोनिया गांधी ने सुषमा को भावुक बताया था, लेकिन आज सुषमा के भावों से नहीं लगा कि वो जरा भी भावुक है। आप सुनिए कैसे निशाना साधा गया। इस लोकसभा में संस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक आध संस्था उसका शिकार होती तो हम उसको अपवाद मान लेते, लेकिन लगता है कि सरकार का माइंडसेट ही ऐसा था, उनकी मानसिकता बन गई थी। पहली बार हुआ कि पीएसी में हुड़दंग मचे, एक दो दिन नहीं कई कई दिन सीएजी पर इतनी भयंकर आलोचना की गई, और कोई छोटा मोटा सांसद या कोई उनका पदाधिकारी करता तो करता, अंत में एक बयान सबसे बड़े पद से आया कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक बन रही हैं। इस सरकार ने इतने भ्रष्टाचार के कांड किए कि हर सत्र के अंतराल में एक नया कांड उजागर हो जाता था, और सरकार चाहती थी कि उन प्रकरणों को दरकिनार करके हम संसद चलाते रहें। अगर हम ऐसा करते तो हम अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरतते। इस सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बहुत बार हमने संसद रोकी और बहुत बार बहुत आक्रामक ढंग से चर्चा की। और इन सब के बीच आज बीजेपी का जो कदम सबसे चौंकाने वाला था, वो था नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर का दौरा, जहां मोदी ने अरुणाचल के लोगों की भावना को समझते हुए नीडों की मौत का मसला उठाया, विकास की बात की। असम में घुसपैठ को गंभीर परेशानी बताया तो यूपीए सरकार को कमजोर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर मोर्चे पर टारगेट क्लियर नजर आया और चक्रव्यूह की तरह चुनाव व्यू की रचना भी साफ दिखी। खून आपकी रगों में है, वही खून मेरी रगों में है। भाइयों बहनों, आपका लाल जाए वो मेरी भारत मां का लाल जाता है। सबकी जिम्मेवारी है, उनका सम्मान, उनका गौरव सभी देशवासियों की जिम्मेवारी है। भाइयों बहनों, एक बात निश्चित है, युग बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, स्थितियां बदल चुकी है। कांग्रेस के अंतकाल का आरंभ समझ लीजिए। इस चुनाव में तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन इस चुनाव के बाद पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक की कामना पूर्ण होने वाली है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। दिल्ली में सरकार बनते ही यहां के आपके डिटेंशन कैंप मैं खत्म न कर दूं तो मुझे कहना, जो घुसपैठिए हैं और राजनीतिक मकसद से आए हैं, उन्हें तो वापस वहीं भेजना होगा जहां से वो आए। सुना आपने। चलिए अब चुनाव व्यू को जरा और नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु, बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी कहीं आम आदमी और क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर तो नहीं की जा रही? देखिए अश्विनी, इसको समझना होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के अंदर, उसके अंदर 7 राज्य मिला करके जो सीटों की अगर पोजीशन देखी जाए तो कांग्रेस के पास में आज की तारीख में और उसके जो सहयोगी दल हैं उनमें मिला करके 15 सीट उनके पास में हैं। कांग्रेस के पास 13 सीट है, उसके जो सहयोगी दल हैं उनके पास में 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में केवल उसमें 4 सीटें हैं। अन्य दल जो हैं उनके पास में 5 सीटें हैं। 24 का ये खाका बनता है। जो आज नरेंद्र मोदी ने जो सभा करी वो 3 जगह पर करी, असम के सिलचर में करी, वहाँ पर अरुणाचल के
पासीघाट पहुंचे, त्रिपुरा पहुंचे, एक ही दिन में 3 राज्यों के अंदर सभा करके उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर मौजूद नहीं है, जहां पर उनकी संख्या कम है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर रही है। मतलब एक एक सीट के ऊपर उनका खास तौर से फोकस है और वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको खास तौर से उठाया जा रहा है। असम के अंदर पहुंचे तो वहाँ बांग्लादेश के जो घुसपैठ की समस्या है उसको उन्होंने उठाया कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है और असम के अंदर उनको भेजा जा रहा है कि असम का ये बोझ है। वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है उनके ऊपर भी हमला बोला कि वो वहाँ से सांसद हैं, लेकिन वहाँ पर विकास के काम नहीं हुए। जी मनु, अरुणाचल- बिल्कुल जी। चुनावियों को लेकर आपसे दरअसल यही समझना चाह रहे हैं कि पार्टी की इस बार की नीति क्या नहीं लगता कि हर बार से जुदा है? जी बिल्कुल, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग रणनीति इसके लिए तैयार की है। स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने की बात आ रही है। एक एक सीट के लिए उनकी खास तौर से रणनीति बनी हुई है, जिसके अंदर स्थानीय स्तर पर नेता तो लगे हुए ही हैं। पूरा फीडबैक दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, किस जगह जो सभा होनी है उसके लिए क्या उनको बोलना है, किस तरह के उनके भाषण में क्या अंश होने चाहिए, ये बिल्कुल उनको बताया जा रहा है, एक एक फीडबैक उनको। उसी के आधार पर उन्होंने रणनीति भी तैयार की है। जो मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं खास तौर से, वो किसी समय पर अगर विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे स्थानीय स्तर के मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन आज लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसकी जो तैयारियां अगर देखी जाए तो 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनके साथ में ही सभी दलों ने शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक आज की तारीख तक लोकसभा के चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले जो प्रचार प्रसार है वो कितने चरम पर पहुँच चुका है। जी जी, शुक्रिया मनु इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समझा जा सकता है कि किस स्तर पर बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजस्थान की बात करेंगे, फीडबैक कार्यक्रम की बात करेंगे और बात करेंगे कि फीडबैक के पीछे क्या है।